एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। और ऐसे में थोड़ा सा अगर हम माजी की तरफ जाएं तो इसमें ये रोशनी से जो है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो जुड़ता है। 2001 में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने रोशनी की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि 1990 तक जो लोग ज़मीनों के काबिज़ हैं उन्हें मालिकाना हक़ जो है वो दिए जाएं। मैं एक मिसाल देता हूँ हर जम्मू कश्मीर के लोगों को और सरकार के लिए भी। इंदिरा गांधी की सरकार के, मुझे नेहरू जी का पता नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार में, क्योंकि मैं खुद वज़ीर था, इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर आज तक, वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, वो नरसिम्हा राव हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हो, या फिर यूपीए सरकार हो, या मोदी साहब पिछले 9 साल से सरकार हो, लाखों कनाल ज़मीन, सरकारी ज़मीन बम्बई और कलकत्ता के शहरों में रेगुलराइज की जाती है, मुफ्त रेगुलराइज की जाती है। आपको क्या लगता है, क्या मंशा है इस वक्त गवर्नमेंट की इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के पीछे? देखिए, जहाँ तक सवाल रोशनी का है तो उसमें जब कैग की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ जमा होना था तो सिर्फ 76 करोड़ जो है वो जमा हुआ। तो वो एक समझ आती है बात कि रेवेन्यू लॉस है तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई रेगुलराइजेशन की पॉलिसी नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बल्कि बने बनाए ढांचे जो है वो तोड़े जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, ज़रा सोचें। सिर्फ ये कोहलू के बैल की तरह वो बांध के एक ही मत चलें, इसमें एस्पेक्ट देख रहे हैं। लेकिन आज़ाद साहब, ये जो पीला पंजा है, ये फार्मूला जो है सबसे पहले यूपी में चलाया गया। क्या आपको लगता है कि ये सेम फार्मूला यहाँ पे रिपीट हो रहा है? जैसे अभी तक जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई है उसमें ज़्यादातर टारगेट जो है वो पॉलिटिशियंस को किया गया है। ये एक सबसे गलत बात है कि ये पेश करना कि इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी सब चोर थी। बहुत सारे सियासतदानों का नाम जोड़ा जाता है इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में कि ये बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे, इन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, रोशनी के तहत इन्होंने ज़मीन पे कब्ज़ा किया, उसके बाद रेगुलराइज करवाई। एक बहुत ही ज़ाती सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, दुख होता है आपको, आपने अपने 50 साल से ज़ायद के पॉलिटिकल करियर में, और जितना मैं आपको जानता हूं, जब आप चीफ मिनिस्टर थे बड़े करीब से मैंने आपको काम करते हुए देखा है, लेकिन आपने 1 इंच ज़मीन जो है वो नहीं ली, पैसे कमाए, इस आड़ में पैसे कमाई और लोगों को, लाखों को पैसा भी उनका बनाया। पैसा तो उसने लिया ना, बेचने वाले ने। उसका ये करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपया कहाँ गया? उसने क्या सरकारी खजाने में जमा किए? न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। स्पॉटलाइट में आज हमारे मेहमान हैं रियासत जम्मू और कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब। आज़ाद साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद साहब, जम्मू कश्मीर इस वक्त एक ही टॉपिक बहुत गर्म है, चर्चाओं में है, वो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। और ऐसे में थोड़ा सा अगर हम माजी की तरफ जाएं तो इसमें ये रोशनी से जो है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो जुड़ता है। 2001 में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने रोशनी की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि 1990 तक जो लोग ज़मीनों के काबिज़ हैं उन्हें मालिकाना हक़ जो है वो दिए जाएं। इसके बाद साल 2005 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और आपकी हुकूमत जब बनी तो तब ये फ़ैसला लिया गया कि 2005 तक जो काबिज़ हैं उनको मालिकाना हक़ दिया जाए। और कुल मिलाकर फिर एक वक्त ऐसा आया जब 2007 तक जो लोग काबिज़ थे उनको मालिकाना हक़ जो है वो दिए गए, और उसमें आपने शर्त तय की कि 25% के हिसाब से वो पैसा जो मार्केट प्राइस होगी वो जो है वो जमा कराएंगे और उनकी ज़मीन जो है वो रेगुलराइज़ की जाएगी। अब आज के जो हुक्मरान हैं उनका ये मानना है कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे
उनकी गलतियों की वजह से, उनके फैसलों की वजह से आज ये हालात जो है वो पैदा हुए हैं। इस मामले में मैं सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगा। देखें, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जी फ़र्क इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट का। जी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए होती है, जी और इलेक्टेड लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। जी चुने हुए लोग सरकार का फ़ायदा नुकसान नहीं देखते हैं, जी गवर्नमेंट का फ़ायदा नुकसान देखते हैं। ये लोग पब्लिक का फ़ायदा। अगर ऐसा ही होता तो पुरानी गवर्नमेंटों ने सब्सिडी दी, आज की गवर्नमेंट क्यों सब्सिडी देती है? मरकज़ी सरकार। जी अगर उसका यही पैमाना है कि पुरानी सरकारों ने जम्मू कश्मीर में लोगों को ज़मीन का, गरीब लोगों को ज़मीन का मालिकाना हक दिया, तो आज 70 करोड़ लोगों को या 60 करोड़ या 50 करोड़ को राशन मुफ्त क्यों दिया जाता है मरकज़ी सरकार की तरफ से? उसकी कीमत तकरीबन 2,00,000 करोड़ बन जाती है। जी तो उसका मतलब है कि हिंदुस्तान के ख़जाने का सरकार नुकसान कर रही। जी मैं ये नहीं कहता नुकसान कर रही, अगर वो पैमाना है। जी लेकिन सरकार सोचती है कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गरीब हैं। हमने तो उसको 2 रुपये किलो किया था यूपीए की सरकार ने, लेकिन इस सरकार ने मुफ्त कर दिया। जी और उसके एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, हम करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। तो जिस तरह से आज की मौजूदा मरकज़ी सरकार, बीजेपी की सरकार, लाखों करोड़ का बजट गरीबों को मुफ्त देती है, उसी तरह से हमने भी लाखों लोगों के लिए ज़मीन, चाहे मैं हूँ, फारूक साहब हूँ, मुफ्ती साहब हूँ, जी हमने उनको मालिकाना हक दिया। हमने बेची नहीं, हमने किसी मुल्क को नहीं बेची, हमने अपने आप को नहीं बेची। जी मुझे नहीं लगता कि फारूक साहब ने या मुफ्ती साहब ने या महबूब जी, मेरा तो सवाल ही नहीं, कोई अपने लिए 1 इंच ज़मीन भी अलाट करी होगी, जी या अपने रिश्तेदार को 1 इंच ज़मीन अलाट करी होगी। तो ये सोचना गलत है कि उस सरकार ने नुकसान किया, उस सरकार ने। सरकारें तो लोगों के लिए होती हैं। जी मैं एक मिसाल देता हूँ हर जम्मू कश्मीर के लोगों को, उस सरकार के लिए भी। इंदिरा गांधी की सरकार के, मुझे नेहरू जी का पता नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार में, क्योंकि मैं खुद वज़ीर था, इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर आज तक, वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, वो नरसिम्हा राव हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हो, जी या फिर यूपीए सरकार हो, या मोदी साहब पिछले 9 साल से सरकार हो, लाखों कनाल ज़मीन, सरकारी ज़मीन बम्बई और कलकत्ता के शहरों में जी रेगुलराइज की जाती है, मुफ्त रेगुलराइज की जाती है। जितने भी लोग, और वहाँ के लोगों के लिए नहीं, यहाँ कहेंगे कि भाई कश्मीर वाला, डोडा वाला जम्मू आया, जी ये जो जिन लोगों की रेगुलराइज बम्बई और दिल्ली में की जाती है, इसमें यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, केरल कर्नाटक के लोग हैं, जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान के लोग इन जगहों में बसते हैं, जी दिल्ली और बम्बई में। और लाखों कनाल ज़मीन मरकज़ी सरकार हर साल रेगुलराइज करती है। तो वो क्यों करती है फिर? उसका मतलब है हिंदुस्तान की सरकार हर दूसरे साल कई लाख करोड़ का नुकसान करती है। जी तो ये जम्मू कश्मीर में ही ये फार्मूले क्यों लग रहे हैं? आज़ाद साहब, यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, क्या मंशा है इस वक्त गवर्नमेंट की इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के पीछे? देखिए, जहाँ तक सवाल रोशनी का है, तो उसमें जब कैग की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ जमा होना था, तो सिर्फ 76 करोड़ जो है वो जमा हुआ। तो वो एक समझ आती है बात कि रेवेन्यू लॉस है, तो चलो ठीक है। लेकिन यहाँ तो
कोई रेगुलराइजेशन की पॉलिसी नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बल्कि बने बनाए ढांचे जो है वो तोड़े जा रहे हैं। दो चीज़ जी एक तो वो 25,000 करोड़ एक नोशनल था, जी वो कैसे करोड़ किया जाता है, वो अफसरों का है। जैसे यूपी के खिलाफ एक इल्ज़ाम लगा था कि ये जो खदानें दी जी जी ये कुछ लाख करोड़ की थी। जी जब सुप्रीम कोर्ट ने गया तो उसने रद्द किया, ये सब बकवास था। वो नोशन था कि हो सकता है। अब ये भी ऐसा ही नोशन था कि अब श्रीनगर और जम्मू शहर में आपको एक कनाल पे 1 करोड़ रुपए आएगा या 50 लाख आया जी तो 26 लाख का करो। अरे उनको ये मालूम नहीं है कि जहाँ ये ज़मीनें हैं वहाँ 500 रुपए की भी कनाल है, 1000 रुपए की भी कनाल है। जी ये 50 लाख हर जगह नहीं है। तो किसी अनाड़ी ने बनाया क्या, अगर अच्छा कहाँ, उसको तो नहीं मालूम कि डोडा के गाँव में जी ज़मीन बहुत पहाड़ सस्ती पहाड़ जहाँ घास चराई है, जी या हमारे भी कोई 10वीं जनरेशन का इन्होंने दिखाया कि इनके घर वालों के पास है। अब वो महाराजा गुलाब सिंह के ज़माने की है, हमारे को ही नहीं है, हमारे रिश्तेदारों को नहीं। पूरे जम्मू कश्मीर के जितने ढोके हैं, पहाड़ हैं, उन पर गुजर, कश्मीरी, हिंदू, वो महाराजा ने दी थी कि ये यहाँ फसल तो बन नहीं सकती है, क्योंकि वो 8,000, 9,000, 10,000 पर सिर्फ घास चराई के लिए। जी लेकिन वहाँ ज़मीन की क्या कीमत है? ज़ीरो कीमत, 500 रुपये भी नहीं है। और यहाँ एक कनाल की कीमत 2 करोड़ भी है गांधीनगर में। आप कहोगे कि 2 करोड़ है और भद्रवाह की किसी 200 किलोमीटर गांव पे वहाँ भी कुछ कनाल है, उसकी भी 2, तो बन गई ना 25,000। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है ये ज़मीनें हैं कहाँ। जी ये 99% ज़मीनें घास चराई ज़मीन बहुत दूर है जहाँ की कोई कीमत नहीं, तो उसी को नोशनल कहते हैं। तो ये 25,000 एक अंधेरे में करोड़ था गालिब। हम लोगों ने स्कीम बनाई कि भाई जो गरीब है जिसका कब्जा कई सालों है उसको तो मुफ्त दे दो, उसके पास है ही 2 कनाल 3 कनाल। जी एग्रीकल्चर भी आपने फ्री कर दी थी। नहीं, जो एग्रीकल्चर भी आज मेरे पास ये आज की 2 डेलीगेशन मुझे आए, और मुसलमानों के मुझे आए, दोनों हिंदूज़ के आए जी और हर किस्म के हिंदू थे। एक तो बॉर्डर के सांबा के लोग आए, उन्होंने कहा साहब हम चौथी जनरेशन से 100 साल बताया हमारे पास बंजर ज़मीन है, बॉर्डर के पास रहते हैं। तब बॉर्डर नहीं था, आज बॉर्डर है। तो ये बंजर ज़मीन पे हम 100 साल से हमने इसको साफ़ किया जी और इसमें कुछ उगता नहीं था, कभी गेहूँ चूँ थोड़ी बहुत बाजरा उगता था। ये जब बारिशें होंगी, ये बारिशें होती थी, तो हमने घर भी उसी पे बनाया। हम उजड़ गए थे, बाद में घर भी बनाया। हमारे पास 2-3 गाय हैं, उनके लिए भी घास आता है। जी हमारे मुलाजम कोई नहीं है, हम उसमें सब्ज़ी लगाते हैं, वो सांबा शहर में बेचते हैं। तो हमारी नौकरी भी वही है, खेती भी वही है, घर भी वही है, दूध के लिए वही जान। हमारी आमदन टोटल 300-200 पर डे हो जाती है। तो आप कदा नहीं भगवान के फरिश्ते आए, वरना हमको रोज़ पटवारी और ये दूसरे तंग करते थे। आपने हमारे नाम ली जी तो हमने सांस 15 साल से लिया। तो हमारी गाय भी चल रही है, हमारी बच्चों की स्कूल भी उसी से। अब हमको आके सरकार ने लगा दिया बोर्ड ये सरकारी, तो हमें घर भी उठाना पड़ेगा, गाय बेचनी पड़ेगी और सब्ज़ी भी नहीं खानी पड़ेगी। हम कहाँ चले जाएं? 1 घंटे के बाद हीरानगर के लोग, कठवा से, अब ये सांबा वो कठवा, और सांबा के लोगों ने कहा जी हम 80% लोग हिंदूज़, हमारे पास यही ज़मीन है जी। फिर उसके 1 घंटे के बाद यहाँ के लोग आ गए हीरानगर के, उन्होंने भी यही कहानी। तो कहा हमारे पास 75% हिंदूज़ के पास यही ज़मीन है, बंजर ज़मीन है। अब हमने उसमें ट्यूबवेल भी लगा दिए हैं,
खोद के लगाए जी। हैं, उसके भी पैसे दिए हैं। तो हमारी सब्जी भी उसी से बनती है, जिसको हम बेचकर दाल, ये बाकी कपड़े, पजामा, कुर्ता लाते हैं जी। या औरतों के लिए लाते हैं, या फीस बच्चों की देते हैं, और गाय एक एक दो रखी है, उससे हम दूध पालते हैं। अब क्या हम उसको निकाल देंगे? एग्रीकल्चर लैंड है और 40 कनाल है। अब उस 40 कनाल की बॉर्डर पे क्या कीमत है? 2000 रुपये। जी। अब उसको हम 40 कनाल लेकर उस 2000 क्या 80,000 की ज़मीन को मुझे क्या करना? मैं क्या वहाँ बॉर्डर पे बनाऊँगा? हर दूसरे दिन तीसरे दिन गोला बारूद चलता है। हमें तो खुश होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा रहती है, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, कि बॉर्डर के नज़दीक हमारी आबादी होनी चाहिए, जी। खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जिसकी वजह से एक मिलिटेंसी नहीं होती है, शेलिंग नहीं होती है। शेलिंग नहीं होती है, कई चीज़ हमारी प्रोटेक्ट। तो गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए, हमने ऐसा कदम उठाया। ये उठा के उनको कहते हैं जो नहीं, हम तुमको बेघर करें। लेकिन आज़ाद तो साहब जी, मेरी गुजारिश इस गवर्नमेंट से, ज़रा सोचें। सिर्फ ये कोहलू के बैल की तरह वो बांध के एक ही मत चलें, इसमें एस्पेक्ट देखने हैं। अब मेरे ख्याल में 90% लोग आज जम्मू में आए हैं, कश्मीर से आए हैं, चिनाब वैली से आए हैं, पीर पंजाल से आए, हिंदू मुसलमान सब आए हैं। ये 90% इतने सालों क्यों नहीं आते थे 1990 तक? जी। वो मिलिटेंसी की वजह से आए। वहाँ उन पे हमले करने हमले होते थे। इस गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए था कि ये सब प्रो इंडियन लोग हैं जो मिलिटेंसी के साथ मिलिटेंट नहीं बन पाए। मिलिटेंटों को शरण देने के लिए बजाय, जगह देने के बजाय खुद यहाँ आ गए, बाल बच्चों के साथ सेफ रहे और हिंदुस्तान को इन्होंने अपना कबूल किया। वरना मुस्लिम हिंदू मर जाते, मुसलमानों को भी जो भी जगह नहीं देता बैठने के लिए उसको भी मार देते, या तो मिलिटेंट बन जाते या मिलिटेंटों के हाथों मरना था। उन्होंने जान भी बचाई और मिलिटेंटों को जगह भी नहीं दी, यहाँ आए। तो इसलिए इनको और क्या ज़रूरत है हमारी देने के लिए, बजाय उनको उजाड़ने के लिए। लेकिन आज़ाद साहब, ये जो पीला पंजा है, ये फार्मूला जो है सबसे पहले यूपी में चलाया गया। क्या आपको लगता है कि ये सेम फार्मूला यहाँ पे रिपीट हो रहा है? जैसे अभी तक जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई है उसमें ज़्यादातर टारगेट जो है वो पॉलिटिशियंस को किया गया है। रिट्रीव की गई ज़मीन में 60% ऐसी ज़मीन है जो सियासतदानों से ली गई है, और सियासतदान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, आपकी जमात और बीजेपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। क्या आपको लगता है कि अखबारों और चैनलों की हेडलाइन के लिए ये पीले पंजे का इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जी। ये एक सबसे गलत बात है कि ये पेश करना कि इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी सब चोर थी। मैं इससे ये समझता हूँ जी। तो ये गलत बात है। उससे इलेक्शन न करने वाला रेगुलराइज नहीं हो सकता। ये उसका रेगुलराइज करने का, न इलेक्शन करना और कंटिन्यूअस इसी सिस्टम को करना, ये रेगुलराइज उसको करना था जी। लेकिन उससे वो रेगुलराइज नहीं हो सकता। इलेक्शन है, लोग किसको चुने। आज के वक्त में लोग बड़े चालाक हैं जी। यहाँ उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत भी देखी, फारूक साहब की, उमर साहब की, महबूबा जी की, मुफ्ती जी की, मेरी, बीजेपी की। मेरे इस ख्याल में इस वक्त अगर इलेक्शन होंगे तो शायद 1947 से लेकर पहली दफ़ा फेयर इलेक्शन होंगे जी। क्योंकि 47 में क्या कहकर उस वक्त भी अलग अलग स्लोगन थे जी। कश्मीर वालों में का एक अलग स्लोगन था, जम्मू का कोई अलग स्लोगन था, उसमें कुछ कम्युनलिज्म भी था, इस साइड हो या उस साइड हो, गवर्नेंस की तरफ कम ध्यान था। आज जो है शायद वो कम्युनलिज्म सबको भूल गया। कम जम्मू वालों को भी फ़िरका परस्ती भूल गई है, कश्मीर वालों को भी फ़िरका परस्ती भूल गई जी। जम्मू वाले भी आज कोई गलत नारे पे, सेंटिमेंट के नाम पे वोट नहीं देने वाले।
और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कश्मीर के हमारे भाई बहनों को भी अकल आई होगी कि अब सेंटीमेंट के नाम पर हाँ वो आज़ादी और इसके और पार ग्रीन और लाल के नाम पर वोट नहीं देंगे, अब अपने हक में देंगे कि कौन उनको सेफ्टी दे सकता, कौन को रोज़गार दे सकता है, कौन मेहनत कर सकता, कौन के अस्पताल स्कूल बिल्डिंगें बना सकती हैं। स्लोगन पर अब जिंदा रह नहीं सकते और अक्लमंद इन 9-8 सालों में हो गए लोग। तो मैं समझता हूँ कि हमारे 75 साल में इस दफ़ा दिल खोल कर किसी भी जज्बात का, मजहबी जज्बात को बाला तर रख कर वोट दे देंगे। आज़ाद साहब, आपने वोटिंग की बात की। एक नैरेटिव पब्लिक में ये भी बन रहा है कि मौजूदा सरकार जो है वो इतना प्रेशर डेवलप करने के बाद इन कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करेगी और एक वोट बैंक खींचेगी। क्या आपको लगता है कि ये मंसूबा चलेगा? नहीं, वो नहीं चलेगा। ये कौन सा है कि आप किसी को पीटो, उसकी हड्डियां तोड़ दो और बाद में आप कहा कि आपको बरी कर दिया। वो उससे वो मरहम नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरे अगर एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते कहेंगे, इस गवर्नमेंट ने जो अचीव किया था, नुकसान बहुत किया था जी। नुकसान ये किया था आर्टिकल 370 ख़त्म किया था। नुकसान ये किया था कि एक सबसे हिंदुस्तान की पुरानी स्टेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे जी। ये बहुत बड़ा नुकसान था। नुकसान ये किया था कि आर्टिकल ये 35A ख़त्म किया था, जिसकी वजह से ज़मीन बाहर वाले भी ख़रीद सकते हैं, जम्मू में भी कश्मीर में भी। और जम्मू में तो कश्मीर में तो कोई ख़रीदेगा नहीं, सब जम्मू में ख़रीदना चाहते हैं जी। नौकरी कोई बाहर से कर नहीं सकता था, वो भी करेगा। वो भी कश्मीर में कोई नौकरी मिलिटेंसी की वजह से, मिलिटेंसी चाहे ख़त्म भी हो जाए लेकिन तो भी कोई बाहर वाला नहीं करेगा। उसको मालूम है कि कब मिलिटेंसी आ जाए है जी, तो भी वहाँ तो नौकरी का खतरा भी जम्मू वालों को ही होगा कि बाहर वाला इसको सेफ समझता है। तो ये तमाम चीज़ें जो इस सरकार ने की वो सब गवर्नमेंट के खिलाफ जी, यहाँ के लोगों के खिलाफ गवर्नमेंट ने किया। चाहे वो जम्मू के लोग मेरे भाई हो, हम सब जम्मू के हैं जी, या कश्मीर के हमारे भाइयों के खिलाफ किया। लेकिन 2-3 चीज़ें गवर्नमेंट के हक में थी। हर चीज़ को इंसान सियासत में वही है जो अच्छा जिसने किया है उसका भी क्रेडिट देना चाहिए और जो बुरा किया है उसको भी मंजर आम बनाना जी। तो बुरा जो किया रियासत के साथ वो मैंने तमाम चीज़ें गिनी। अच्छा जो हुआ वो 2-3 चीज़ें हुई कि एक मिलिटेंसी तकरीबन ख़त्म हो गई जी। हमारी चिनाब वैली में हूँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हो, डिस्ट्रिक्ट रामबन हो, डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, राजौरी पुंछ हूँ, ये जम्मू प्रोविंस जो हब थे और कश्मीर वादी। लेकिन आज़ाद साहब 2023 की शुरुआत बड़ी हॉट रही राजौरी पुंछ के लिए, वो तो जम्मू के लिए वो एक अलग था। लेकिन मैं ओवरऑल ग्रेजुअली जी, और इसमें सारा क्रेडिट आज की गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता। ये बराबर मैंने 90 का वक्त भी देखा है, मैं मरकज़ में वज़ीर था और आज भी देखा है। हर सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता इसमें अपना फ़र्ज़ पूरा किया और चाहे इसी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाए कि आज वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म पे हुआ। शायद ये गवर्नमेंट नहीं होती और कोई भी होती तो भी आता, लेकिन गवर्नमेंट ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट क्रेडिट लेती, तो ये उनको क्रेडिट लेना चाहिए था। इनको लेना चाहिए था कि भाई आपका सारा टाइम हड़तालों में जाता था, हड़तालें कोई नहीं होती जी। इनको ये कहना चाहिए था कि भाई हर हफ्ते यहाँ पत्थर चलते थे, पत्थरबाजी के लिए मशहूर था और उस पत्थरबाजी से डबल नुकसान होता था, कारोबार भी नहीं चलते थे और मासूम बच्चों पर गोलियां चलती थी तो बच्चों का भी नुकसान होता था, जाने चली जाए। ये 3 चीज़ें करें। लेकिन आज़ाद साहब आपकी इस सच्चाई को जो है वो बीजेपी की नज़दीकी माना जाता है। देखो, जो सच को सच नहीं कहे और झूठ को झूठ न कह पाए उस पर लानत जी। ये मज़हब भी कहता है, बिल्कुल अल्लाह भी कहता है, आप सच काम करने वाले को उसके भी वोट दे दो और झूठ करने वाले
इसकी, लेकिन मैं यहाँ उसमें यही भी तो कहता हूँ जी जी कि बीजेपी ने वो 3 चीजें हैं उनको साफ कर दिया, वो फिर 0 पे पहुंच गए। तो इसलिए वो कहते हैं ना, अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, बीजेपी ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और किसी लोगों को तकलीफ हुई तो इस गवर्नमेंट ने अपनी टांगें खुद काटी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए इतने लाखों लोगों को ये नोटिस देना, मेरे ख्याल में 50 से 70 लाख जो लोगों की लिस्टें इन्होंने बनाई है, जी। यहाँ बोर्ड लगाए हैं ज़मीनों पर, वहाँ सामा में बोर्ड लगा दिए हैं। ये भी कहना गलत होगा कि भाई हिंदूज़ को नहीं लगाए, ये सामा वालों ने कहा हमारी ज़मीन पे बोर्ड लगाए। जी जी ये वहाँ के हीरानगर के लोगों का हमारी ज़मीन पे बोर्ड लगा दिए, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए लोग हमारे बच जाए। अगर हम बीजेपी के नज़दीक होते, जो बीजेपी के नज़दीक रह चुके हैं, सरकारों में रह चुके हैं और आज बीजेपी की मुखालफत करते हैं, स्टेटमेंट वगैरह तो उन्होंने कुछ किया नहीं। आज़ाद साहब, उमर साहब जी, फील्ड में तो मैं अकेला उतरा ना। जी जी फील्ड में जितनी स्टेट में डोडा किश्तवाड़ से लेकर रजौरी पुंछ तक और उधर बांडीपुरा भी, बांडीपुरा से लेकर शोपियान तक किसकी पार्टी ने जुलूस निकाले? हमारी पार्टी ने। जी। तो हमारा अगर बीजेपी से होता तो हम उसको क्यों बदनाम करते? जितने मैंने इंटरव्यू दिए हैं किसी और ने दिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख़त्म किया, और वो भी जब हम होम मिनिस्टर से और गवर्नर से मिलके हमने ये कंसेशन दिलवाई, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब कंसेशन मिल रही तो अब आ जाओ। आज़ाद साहब, आप होम मिनिस्टर से मिले, अगला सवाल में मेरा वही होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि उमर साहब कहते हैं इम्बैलेंस है बहुत एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में, एक विशेष मज़हब को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और दूसरा लोगों को सुना नहीं जा रहा है। जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को हटाने का तरीक़ाकार है वो बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक है, लोगों को सुना नहीं जा रहा है, नोटिस देने के बाद लोगों को वक्त ही नहीं दिया जाता है कि वो उसका जवाब दें। नहीं, मैं तो पूरा ओवरऑल एंड इस ड्राइव के ही खिलाफ, वो तो तरीक़ेकार के खिलाफ है, मैं तो पूरे सिस्टम के ही खिलाफ। कि देखो, जब रोशनी आई या कोई भी स्कीम आई, करप्शन हमारे हिंदुस्तान में बहुत गहरी जड़ें कर दिया। और मैं समझता था कि मेरे वक्त में जहां मैंने कानून भी बनाया, पहले 15 दिन में ही कानून करप्शन के खिलाफ जी, तो आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी करप्शन की है। मैं सोचता था कि शायद कि चाय का कप किसी ने नहीं पिला होगा, उस वक्त सोचता था कि इतनी सख्त मैंने 2 चीफ इंजीनियरों को 4-4 हज़ार लेने के लिए एक हफ्ता जेल में रखा और सस्पेंड कर दिया, एक डीएफओ को 10,000 के लिए सस्पेंड किया और जेल में रखा। तो मैं सोचता हूं कि मैंने तो डिक्टेटराना तरीके से करप्शन के खिलाफ, लेकिन आज मालूम करता हूं कि जो चोर थे वो अपनी चोरियां करते थे। तो उन चोरों को बख्शना नहीं चाहिए, जिन्होंने अपने अफसरों ने, जितने हमने ज़मीन का कहा था तो उन्होंने सरकारी ज़मीन अपने हाथ लगा दी, उनको तो जेल में डालो, ज़मीन भी ले लो, घर भी ले लो और जेल में भी डालो। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करो कि जिन्होंने 200-300 कनाल ज़मीन पे कब्जा किया था और सरकारी ज़मीन को बेच दिया, उसको क्यों नहीं पकड़ते जिसने बेचा? खरीदने वाले को क्यों पकड़ रहे हो? उसने तो खरीदी है। मैं ये नहीं कहता उसने सब ने खरीदी है मालिकाना, उसने सरकार की खरीदी होगी, जंगलात की खरीदी, लेकिन बेचने वाले ने कहा मेरे कब्जे में है, मैं बेच रहा हूं, तो वो तो मुजरिम है ना, उसको तो किसी को नहीं पकड़ा गया। जी। कश्मीर में भी उसको द्राल कहते हैं, यहाँ और कुछ कहते हैं, ये यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, बिचौलिया नहीं, जो ज़मीनें बेचते हैं। जी जी। आज भी कई लोग हैं जिनके पास 400-400, 500-500 कनाल ज़मीन है बेटे के नाम, अपने नाम, और उसी में से बेचते रहते हैं, उनको किसी को नोटिस नहीं। वो सबसे पहले पकड़ने चाहिए थे कि आपने सरकारी ज़मीन क्यों बेची भाई,
बजाय इस गरीब वाले को पकड़ रहे हो, घर वाले को नोटिस भेज रहे हो। अगर मैं होता और ऐसी एंटी ड्राइव करनी होती तो मैं ये किससे खरीदा, मैं 1000 आदमियों की किससे खरीदा, जिसे खरीदा उसको पकड़ता। ला भाई वो कहाँ रखे हैं पैसे। यानी आज़ाद साहब इस आड़ में जिन्होंने पैसे कमाए, इस आड़ में जी पैसे कमाई और लोगों को बेवकूफ लाखों को पैसा भी उनका बनाया। पैसा तो उसने लिया ना, बेचने वाले ने। उसका ये करोड़ों हजारों करोड़ रुपया कहाँ गया? उसने क्या सरकारी खजाने में जमा किए? जी नहीं किए। हर आदमी के पास रसीद है, मैंने इतने में खरीदी, इतने में खरीदी और किससे खरीदी। उनको पकड़ो नहीं, हजारों करोड़ रुपए। आज़ाद साहब बहुत सारे सियासतदानों का नाम जोड़ा जाता है इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में कि ये बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे, इन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, रोशनी के तहत इन्होंने ज़मीन पे कब्ज़ा किया, उसके बाद रेगुलराइज करवाई। एक बहुत ही ज़ाती सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, दुख होता है आपको, आपने अपने 50 साल से ज़ायद के पॉलिटिकल करियर में, और जितना मैं आपको जानता हूँ जब आप चीफ मिनिस्टर थे, बड़े करीब से मैंने आपको काम करते हुए देखा है, लेकिन आपने 1 इंच ज़मीन जो है वो नहीं ली। और उसके बाद जब भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की बात की जाती है, सियासतदानों की बात की जाती है, तो आपका नाम भी जोड़ा जाता है। सीरियल नंबर 376 में एक नाम है और वो कहा जाता है कि बड़ा चढ़ा कर कि ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी कहीं भी सरकारी ज़मीन पे हो, सबसे पहले तो जम्मू प्रोविंस में मेरे नाम पे 1 इंच भी ज़मीन नहीं जी। मेरी बीवी, मेरे बेटे, और कहीं भी है तो सब मुफ्त में ले लें। कश्मीर में मेरे ससुराल ने जी जी उनकी आबी ज़मीन खरीदी हुई है, जी जी अपने लिए भी खरीदी, मेरे लिए भी खरीदी, वो भी 83 में, आज 40 साल पूरे हुए। कुछ हज़ार रुपयों की है आज, चाहे उसकी ज़मीन कुछ भी हो जी। उसके अलावा कहीं भी है। अब ये कितनी हमाकत की ज़मीन है, कितनी बात है। भद्रवाह से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर, भद्रवाह अपने आप में ही गांव है जी जी। यहाँ के हिसाब से, वहाँ से 150 किलोमीटर पर जो ये धारें हैं, यहाँ हम धार कहते हैं उनको, जी जी। और कश्मीर में और कुछ कहते हैं। इस गवर्नमेंट को ये भी नहीं मालूम है कि महाराजा के वक़्त में जितने भी पहाड़ों पर ये ओपन ग्रेजिंग एरियाज़ थे वो कश्मीर में हो, जिनमें आज हमारे गुजर भाई जाते हैं जी। पहले गद्दी भी जाते थे, उससे पहले कश्मीरी हमारे चिनाब वैली में भी लोग जाते थे, चिनाब वैली में भी, रजौरी पुंछ में भी सब जाते थे, क्योंकि तब सब जानवर होते थे, भेड़ें बकरियां वगैरह लेके जाते हैं, उनके नाम पर थे। अब ग्रेजिंग में भी लोग सर नहीं टूटे, उनमें डिमार्केशन हुई थी। तो ये तब से कोई 200 साल से उनके नामों पर बूढ़ों के, अब मर गया उसका तो उसके बेटे पे। अब शुक्र है कि टेलीविज़न के ज़रिए मुझे मालूम हुआ कि किसी पहाड़ पर 9000 फुट की बुलंदी पर, जहाँ इस वक्त 10-10 फुट बर्फ़ है, 3 महीने ग्रेजिंग उस पर होती है, और जिसकी कीमत पर कनाल 500 रुपये होगी, तो 150 कनाल की कीमत तकरीबन पता नहीं कितने, कुछ हज़ार ही होगी जी। तो वो 14 कजिन्स और भाइयों के नाम पे होगी, उसमें हमारा भाई नाम भी लिखा होगा। जाओ, उसको पढ़ने के बाद मैंने अपने गांव में जो एक भाई रहता उसको मालूम किया था, कहा 50 साल से हमारा कोई गया नहीं है। ठीक है, हमारे दादा परदादा जिनके पास माल मवेशी होगा वो जाते थे जी। लेकिन अब तो हमारे बाप के ज़माने से, और जब से हम पैदा हुए, हमें मालूम ही नहीं वो की जगह कहाँ जी। कौन है। तो ये एक, तो इनको किसने पकड़ा था ये कहने के लिए? और जब पटवारी से इंटरव्यू लिया उसने, मुझे हमें मालूम नहीं किसकी पोजीशन, वो सरकार की पोजीशन में पहले से है। जिस दिन से आपने ग्रेजिंग बंद कर दी, वो ग्रेजिंग लैंड सरकार की थी, वो तब तक उस आदमी के पास तभी तक है जब तक वो ग्रेजिंग करता है। ग्रेजिंग नहीं गई तो वापस सरकार के पास गई। भटंडी की भी एक प्रॉपर्टी को आपसे जोड़ा जाता है। मेरे बात से कोई जोड़ा, मेरे ने कहा ना मेरे नाम से। जिस वक्त चिनाब वैली के सब लोग भाग गए थे तो मेरे फादर भी
वो भी तो वहीं के हैं। मेरे फादर तो 3 दिन जंगल में रहे थे जब मिलिटेंट उनके घर में पहुंचे। ये तो मेरे फादर जब उस गांव से ठाठरी आए, जब मैं मिनिस्टर था 91 में, और वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं जंगल में हूँ और सिर्फ तुम्हारी माँ है घर में, और वो उसमें घर में मिलिटेंट बैठे हैं। तो मैंने कहा आपकी सिक्योरिटी थी। कहा सिक्योरिटी ने तो खुद हथियार उनको दे दिए, क्योंकि सिक्योरिटी वाले 8-10 थे, वो तो 40 थे। तो उन्होंने अपने बचने के लिए सिक्योरिटी ने हथियार उनको दे दिए। तो मैं 3 दिन मक्की में रहा कि ये निकलेंगे जी। क्योंकि इतने 30-40 मिलिटेंट जब अंदर हूँ तो मेरे फादर को लेना चाहते थे, क्योंकि उसी दौरान मेरे साले को कश्मीर से लिया था, उसको 6 महीने के बाद छोड़ा था। अब वो मेरे बाप को लेना चाहते थे। तो कहाँ मक्की के खेतों में 3 दिन में वो सिर्फ खीरे वीरे खाकर जिंदा हूँ और थोड़ा हाइट से दिख रहा हूँ, तो वो तो वही है। तो मैं रात भर चल के बलेसा से ठाठरी आया हूँ, यहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ डाक खाने से। तो वज़ीर थे उस वक़्त, MM वज़ीर, हमारे IG थे, उनको मैंने फ़ोन किया कि भाई इस तरह है। तो वो तो जानते थे। अच्छा, तो उन्होंने तब फ़ौज भेजी, पूरी 100-200 लोग भेजे होंगे, तो जिसको देखकर फिर मिलिटेंट भाग गए। तो उसके बाद वो भी शिफ्ट हो गए यहाँ, और उन्होंने भी खरीदी है। उनके पास भी कागज़ है किससे खरीदे, उसे पैसे दिए हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना, सब कोई भी आया हो, ABC हो, उसने पैसे दिए। आज़ाद साहब, आखिरी सवाल, चूँकि रोशनी कम हो रही है, आप होम मिनिस्टर के साथ मिले, उसके बाद एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में एक थमाव सा आया, ये इत्तेफाक है या आपकी मुलाकात का असर? नहीं था, इत्तेफाक नहीं है। मैंने तकरीबन 3 हफ्ते पहले गवर्नर साहब से बात की जी। उसके तकरीबन 10 दिन बाद मैंने, या 15 दिन बाद होम मिनिस्टर से बात की। सबसे मैं गवर्नर से, मैं ऐसा नहीं सीधे होम मिनिस्टर को जाऊंगा, जहाँ से ऑर्डर हुआ था वहाँ से। और गवर्नर साहब ने अच्छी तरह से, हमें टेलीफोन पे ही बात हुई, लेकिन अच्छी तरह से उन्होंने सुना। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ किन किन हालात में ये तमाम चीज़ें हुई हैं, ये इतना सिंपल नहीं है जी। और सिंपल इंक्रोचमेंट नहीं। जिन लोगों ने सिंपल इंक्रोचमेंट की है उनको आप जेल में करो, ज़मीन भी ले लो, लेकिन इसमें 95-98% वो लोग हैं जो मिलिटेंसी की वजह से भागे हुए हैं उसको जान बचाने के लिए, और उनने खरीदी है। उनको क्यों आप ये सब कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका कहना, तो सुनने के बाद ये वजह है कि हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके बाद हफ्ता 10 दिन मैंने देखा कि फिर उनकी गिराए नहीं, लेकिन नोट से बराबर जारी जाती है, बोर्ड बराबर ज़्यादा लग रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो मैंने सोचा कि भाई गवर्नर साहब की यकीन दहानी के बावजूद भी ये हो रहा है, तो शायद वो काफ़ी नहीं है। तो इसलिए मैंने होम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया कि मैं आके बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, एक टाइम दिया, मैंने उनसे बात की। उनको भी मैंने यही समझाया कि इतना आसान नहीं है, कब्ज़ा सब ने पूरी स्टेट का किया है। ऐसे लोग, मैं ये नहीं कह सकता 4%, 5% लोग कश्मीर में भी हो सकते हैं, यहाँ है जो इस ज़मीन का ही कारोबार करते हैं, और उसमें भी गरीब लोग इन्वॉल्व हैं। वो बिजनेस जो इसकी, जिनका ये ज़मीन का तजारत है, वो ज़िम्मेदार है। तो ये बंद करवाए। तो उन्होंने लिखा भी, नोट किया जी कि ये मैं कन्वे कर दूंगा सरकार। तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं। ज़मीनी तौर पर जो करना चाहिए था एजिटेशन, 2 महीने हमने बराबर एजिटेशन की, पिछले महीने भी और इस महीने भी जी। और उसके साथ 2 ही आदमी हैं जो इस चीज़ को रोक सकते थे, यहाँ के गवर्नर और हिंदुस्तान के होम, दोनों की तरफ हमने रुजू किया। दोनों ने यही यकीन दिलाई कि हम घरों को बिल्कुल अब नहीं छेड़ेंगे। घर में और छोटे लोग जिनके हैं, गरीब लोग, उनको नहीं छोड़े। ये दोनों ने याद दहानी दी, यकीन दिलाया। मैं उसके लिए उनका मशकूर हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू। अब मेरी गुजारिश उनसे ये भी है, ये कठवा और सांबा वाले चाहे छोटे में नहीं आते, इनकी ज़मीन बड़ी दिख रही हो जी, या हमारे चनाब वैली में हो गई, या नौशहरा में है, या सुंदरबनी में है,
वहाँ भी हमारे 70-80% लोग सरकारी ज़मीन पे आज से नहीं है, आज़ादी से पहले हैं आज़ाद। तो वो मेरे हिंदू भाई भी हमारे हैं जी। हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं डोडा और चनाब वैली और पीर पंजाल के जो यहाँ भटिंडी में उन्हीं की बात करता हूँ। मैं उन हिंदू भाइयों की जो मेरे बॉर्डर पे हैं, कठवा बॉर्डर पे है, सांबा बॉर्डर पे है, जम्मू बॉर्डर पे है, जो वहाँ बॉर्डर वो भी ये राजौरी पुंछ में हिंदू इलाका हो या मुस्लिम इलाका हो, उसमें बॉर्डर पे हमारे गुजर भाई हैं, पहाड़ी भाई हैं, हिंदू भाई हैं। उनकी 10 कनाल 20 कनाल की कोई कीमत नहीं, वो जम्मू शहर नहीं है, उसकी कीमत हज़ारों में है जी। लेकिन उनका घर भी वही है, खेती भी वही है, ज़मीन भी वही है, दौलत भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है, फैक्ट्री भी वही है। तो उसको हम कहेंगे कि नहीं वो तो 1 कनाल नहीं है, वो तो 10 ही मरले हैं। आज़ाद साहब ने कहा था 15-20 मरले तक माफ़ करो, तो वो सुंदरबनी वाले 40 कनाल पे, अरे वो 40 कनाल तो दिल्ली के 2 मरले 1 मरले के बराबर है, जम्मू के 1 मरले के बराबर है कीमत के हिसाब से जी। और हमारे किसी काम की नहीं है। सरकार क्या बनाएगी सुंदरबनी में? सुंदरबनी मीन्स नॉट शहर में जहाँ खेती है उनकी, या रजौरी के पुंछ के किसी गांव में सरकार ने क्या कौन सी इंडस्ट्री बनानी, कौन सी फैक्ट्री बनानी। और जब हमने इंडस्ट्री फैक्ट्रियां, मैंने भी सबसे ज़्यादा तामीर मैंने की है, किसी आदमी ने मना नहीं किया। मैंने भी सरकारी ज़मीन के ले ली है लोगों से। मैंने कश्मीर में 100 कनाल एक लीडर की लीज़ किसी पुरानी चीफ मिनिस्टर ने दी थी, मैंने लीज़ कैंसिल करके उस पर हज हाउस और ये बनाया, हॉस्पिटल बनाया, 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया, किसी ने चूं नहीं किया। तो सरकार जब कुछ चाहेगी कुछ लोगों के हित के लिए, सरकार के पास पहले एक नक्शा होना चाहिए। हमें यहाँ टैक्सी स्टैंड बनाना है, या हमें बस स्टैंड बनाना है, या हमें स्कूल बनाना है, या हमें डिस्पेंसरी बनानी है। तो चलो भाई, इसने ये सरकारी ज़मीन ली है, छोटी है माफ़ कर दो, ज़्यादा ली है तो ले लो उससे। तो नक्शा तो होना चाहिए जी। खाली सरकार का ये नहीं उजाड़ दो और बाद में 5 साल के बाद फिर दूसरा कब्जा किया। आज आपके कब्जे में है, मैंने आज उजाड़ दिया, बनाया कुछ नहीं, मेरा पास कोई प्रपोजल ही नहीं है, और कल दूसरा वाला कब्जा कर दिया। तो यही सिलसिला रहेगा। They must come as a government, responsible government, कि मुझे इस चीज़ के लिए मैं बड़ा खुश हो जाता अगर वो भटिंडी में कहते कि भाई बहुत कंजेशन हुआ है सड़क पर उठाने के लिए, क्योंकि मैं भी भटिंडी कभी कभी जाता हूँ। दाईं तरफ एक सड़क का कम नहीं है, पार्किंग स्पेस नहीं है। नहीं, क्योंकि उसी सड़क में दाईं तरफ भी गाड़ियां हैं, बाईं तरफ थी, तो फिर तो एक नाला बन गया। अगर मैं कहता कि भाई यहाँ 15 कनाल किसी के पास है, उस महल्ले में 20 कनाल किसी के पास है, और ये सरकारी है, इसको 1 कनाल काफ़ी है देने के लिए, सरकारी दे दो कब्जा वब्जा, इससे 19 कनाल वापस ले लो, हर मोहल्ले में एक पार्किंग बनेगी, तो आपकी सड़क खाली होगी, आपकी पार्किंग भी बनेगी। यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, तो यहाँ 15 कनाल चाहिए, 20 कनाल चाहिए, इसके पास सरकारी ज़मीन है, 1 कनाल 2 कनाल इसको दे दो घर के लिए, ज़मीन के लिए, बाकी ले लो, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल। मैं सराहना करता, लोग भी सराहना करते। तो सरकार के पास हर जगह के लिए प्रपोजल होना चाहिए। मैंने 24 घंटे में कश्मीर वाली ज़मीन कैंसिल की और 24 घंटे में पत्थर दिया और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। किसी को मालूम है कि मैंने कैंसिल करके 100 कनाल ज़मीन करके बनाया, लीज 90 साल की थी। आज तक किसी को मालूम नहीं। आज तक वो, मैं मुबारकबाद देता हूँ उस लीडर को कि उसने भी चूं नहीं किया। मेरे जान पहचान वाला था, अच्छी तरह से क्लोज था, उस वक्त मिनिस्टर था वो जी, मुझसे पहले मिनिस्टर था सरकार में, लेकिन उसने तक में उसने कहा कि ठीक है, आपने कम से कम मेरी कैंसिल तो की, लेकिन कुछ कौम के लिए तो बनाया। आज़ाद साहब, सवालात तो बहुत थे लेकिन वक्त की कमी है। आपने बहरहाल वक्त दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिनका ये मानना है कि बग़ैर मज़हब व मिल्लत के ये सरकार से सिफारिश करते हैं और ये चाहते हैं
कि आम लोगों को, गरीबों को निशाना ना बनाया जाए। और दूसरा, सरकार अगर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करना चाहती है तो उनके पास एक रोड मैप होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।